तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर वॉइस ने हमारे स्नेक को ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन इस बार जैसा वॉइस ने उनसे करने का बोला था वो कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही माउंटेन्स पर घूमने लगे। जैसे ही उन्हें माउंटेन्स पर किसी ह्यूमन की सेंस फील होती तो वो फ़ौरन से खुद को जंगल में छुपा लेते, क्योंकि वो उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। ना ही उन्हें बुरे लोगों को पनिश करना था और अच्छों की हेल्प करनी थी। यहाँ तक कि उन्हें भूख भी नहीं लगती। अब बस वो हेवन में नहीं जाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसा ना करने की उन्हें कोई परवाह भी नहीं थी। दिन अचानक से ही बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि चीफ ने उसे रोकने का ट्राई किया, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स उसे ऐसा करने से रोक रही थी। इस पर उन्हें लगने लगता है कि कहीं इस माउंटेन में कोई रियल माउंटेन गॉड तो नहीं जो कि मुझे ऐसा करने से रोक रहा है। चलो अच्छा ही है, अब ह्यूमंस को बीमारी की वजह से मरना नहीं पड़ेगा, जैसे कि वो मेरे माउंटेन पर मरे थे और मैं उनकी हेल्प भी नहीं कर पाया था। इतने में उन्हें अपने पास से एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें लगने लगता है कि शायद ये गॉड किसी चीज़ पर काफ़ी गुस्सा है। वो अनकॉन्शियसली उस वॉइस की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कि कोई चीज़ उन्हें उस तरफ बढ़ने के लिए अट्रैक्ट कर रही हो। इससे पहले कभी भी उन्हें किसी और माउंटेन गॉड से मिलने का चांस नहीं मिला था, और जाते हुए वो बस यही सोच रहे थे कि क्या सच में मैं ये डिजर्व भी करता हूँ। कहीं हेवन ने कोई गलत पर्सन चूज तो नहीं कर लिया। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें जो नज़र आया वो चीज़ किसी ह्यूमन की तरह एक्ट कर रही थी, ना कि माउंटेन गोड की तरह। हम देखते हैं वहां पर कोई पर्सन लैंडस्लाइडिंग की वजह से नीचे आ चुका था, की हालत ठीक नहीं थी और वो लड़खड़ाती वॉइस में किसी को अपनी मदद के लिए पुकार रहा था। हम देखते हैं असल में वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि पास्ट लाइफ वाला यू था, जो कि चीफ को अपने सामने देखते ही जल्दी से उन्हें अपनी हेल्प के लिए बोलने लगा। इसके बाद हम एक केव का सीन देखते हैं। बारिश बिल्कुल पहले की तरह काफी तेज हो रही थी। केव के अंदर यू और हमारे चीफ बैठे थे। चीफ ने फाइनली उसे वहां से बचा ही लिया। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी ह्यूमन से इंटरेक्ट किया है। चीफ बस उसे ही देखे जा रहे थे। दूसरी तरफ यू अपने सेंसेस में आते ही बोलने लग गया कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फिर वो अंधेरे में इधर उधर चेक करने लग गया था, जिसकी वजह से उसका हाथ हमारे चीफ से जा लगा। इस पर वो पूछता है, तो क्या तुमने मेरी जान बचाई है? अगर तुम यही थे तो एटलीस्ट थोड़ा बोलो तो सही, मुझे तो लगा ही नहीं था कि यहाँ पर कोई होगा भी। फिर उसने अंधेरे में ही कुछ सूखे पत्ते इकट्ठे कर लिए। जब आग जलाने के लिए वो कुछ निकालने लगा तो उसके हाथ से फिसल कर वो चीज़ बाहर गिर जाती है। नजर न आने की वजह से उसे ढूंढने में यू को काफी स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, जिसे ऐसे अंधेरे में स्ट्रगल करता देखकर चीफ वो उठाकर यू को पकड़ा देते हैं। जिस पर वो बोलता है, तुम तो चीजें ढूंढने में काफी माहिर लग रहे हो, यहाँ तक कि तुमने अंधेरे में भी इसे ढूंढ लिया। फिर थोड़ी ही देर में वो आग जला लेता है। आग के पास बैठकर वो चीफ से बातें करने लग गया था कि तुम्हें तंग करने के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन क्या जिसने मेरी जान बचाई मैं उससे कुछ पूछ सकता हूँ? ये बोलते हुए जैसे ही उसकी नज़र हमारे चीफ पर पड़ी तो उन्हें इस तरह से इमोशनलेस अपनी तरफ देखता देखकर वो थोड़ा चौंक गया था। फिर स्माइल करके बोलता है, शायद मैं थोड़ा रूड हो गया हूँ, वैसे मेरा नाम म्यूचुअल है और जिस पर्सन ने मेरी जान बचाई क्या मुझे उसका नाम पता चल सकता है? लेकिन चीफ तो बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से उड़कर बाहर जाने लगे थे, जिस पर यूँ जल्दी से उन्हें ऐसा करने से रोकता है कि बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है, अभी भी तेज़ बारिश हो रही है। साथ ही हम माउंटेन के बीचों बीच हैं, यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, कोई भी तुम पर हमला कर सकता है। और जैसे ही वो चीफ को रोकने के लिए उड़कर आगे बढ़ने लगा तो पैर मुड़ने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। उसे देखकर तो लग रहा था जैसे वो अभी ही रो देगा और बोलता है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। फिर हम देखते हैं जी वहाँ से जाने के बजाय चुपचाप दोबारा से वहीं आकर बैठ गए थे। इसे देख कर यूँ तो बस कंटिन्यूसली बोल ही जा रहा था कि मेरी मदर मुझे हमेशा से यही कहती आई है, मैं काफ़ी लकी हूँ। लेकिन एक फॉर्चून टेलर ने मुझे बताया कि मेरी वर्ल्ड पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। आखिर कोई ऐसा कह ही कैसे सकता है? वैसे अच्छा होता कि उसकी जगह मुझे ये बात किसी और के मुंह से सुनने को मिलती, फिर मुझे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ना था। लेकिन देखो तो मुझे तो मेरे सेवियर ने बचा लिया है। आई गेस वो फॉर्चून टेलर बिल्कुल ही झूठ कह रही थी। वैसे तुम अपनी
बताओ, तुम माउंटेन के इतना अंदर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहीं पर रहते हो? बच्चे फर्स्ट टाइम कुछ सोचते हुए रिप्लाई कर देते हैं कि हाँ, तुम्हारा मतलब तुम अकेले ही रहते हो। मुझे तो लगा था ऐसा करना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन सच में तुम अमेजिंग हो। ऐसे ही वो चीफ से काफ़ी ज़्यादा बातें करता है। जैसे जैसे वो उसे आंसर करते हैं, हर आंसर पर वो उनके रिएक्शन चेक करने का ट्राई कर रहा था। वो उसे अपने बारे में बताता है, अपनी फैमिली के बारे में, और वो यहाँ पर कैसे आया, उसके फादर क्या करते हैं, और भी बहुत सी बातें। वो बस नॉन स्टॉप बोलता ही गया। चीफ तो बस वहाँ चुपचाप बैठे उसकी इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनते रहे। शायद ऐसा इस वजह से था कि उन्हें भी यू की बातें अच्छी लग रही थी, और वो जल्द ही चीफ के शोल्डर पर सर रखकर सो गया। यू के शोल्डर पर सर रखने से उन्हें जो वार्मथ फील हुई वो उन्हें अंदर से शांत कर रही थी। जैसे ही यू की आंख खुली तो वो जल्दी से चूमते हुए वहाँ से पीछे हट गया और awkwardly स्माइल करते हुए बोलने लग जाता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तुम्हारी बॉडी काफ़ी कोल्ड है। मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ जो कि बारिश में भीगने से बीमार हो जाएगा। तुम भी बीमार हो सकते हो, तो ठीक से आगे सामने आ जाओ। वैसे चाहे तुम जितनी देर तक आगे सामने क्यों ना रह लो, फिर भी तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। वैसे अगर तुम इतनी देर से इस माउंटेन में रह रहे हो तो तुमने फिर वो माउंटेन में उगे हुए फ्लावर्स तो देखे ही होंगे। इस पर जिम बोलते हैं, मैं बस थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया हूँ, इसीलिए मैं इस माउंटेन को ठीक से नहीं जानता। वह यूँ पूछने लग जाता है कि असल में तुम कहाँ से हो? जी बोलते हैं किसी और जगह से। यू उनसे फैमिली के बारे में पूछता है। जिम कहते हैं कि मेरी कोई फैमिली नहीं, जब से मैं पैदा हुआ था तब से मैं अकेला ही हूँ। इस पर वो पूछता है, तो तुमने वो जगह क्यों छोड़ी जहाँ पर तुम पहले रहा करते थे? रिप्लाई करते हैं, क्योंकि विलेज में बीमारी फैल गई थी और वो सभी माउंटेन पर आ गए ताकि मैं उन्हें बचा सकूं। लेकिन मेरे पास इतनी पावर नहीं थी, इसीलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया, और साथ ही वो जगह भी। लोग मुझसे अपने पेरेंट्स को बचाने की भीख मांगते, और एक मदर जिसका बेटा उसके अपने हाथों में ही मर गया। एक ऐसा फार्मर जो कि माउंटेन के काफ़ी अंदर तक आ गया ताकि वो इस बीमारी का इलाज ढूंढ पाए। मेरे पास कुछ भी नहीं था और ना ही मैं उनकी हेल्प कर पाया। तो सीरियसली बोलता है, तब तो तुम सच में काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए। असल बात तो ये है कि विलेजर्स अगर तुम्हारे पास अपनी हेल्प करने के लिए आए और तुम्हें भी उनकी वजह से काफ़ी हार्ड टाइम फेस करना पड़ा, इसका मतलब यही है अगर वो तुम पर डिपेंड करते थे तो तुमने भी उनकी हेल्प करने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया है। शायद तुम उनकी काफ़ी ज़्यादा केयर करते होगे। ये चीज़ तुम्हारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा सैड और पेनफुल रही होगी। राजीव दोबारा से उसी फीलिंग को फील करने लगते हैं, और साथ ही उन्होंने अपनी चेस्ट पर हाथ रख लिया। यूं ने उनकी फीलिंग को नाम दे दिया था, जिस फीलिंग के बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि ये क्या है। ऐसे ही उन्हें उस केव में काफ़ी टाइम गुजर गया। यू की हालत खराब हो गई थी। इस पर उसने तो चीफ के लेग पर अपना सर रख लिया था कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मुझे रेस्ट करनी है। उसे ठंड लग चुकी थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से कांपने लग गया। जब चीफ ने उसका टेम्परेचर चेक किया तो वो फील कर पाते हैं कि उसकी बॉडी तो पूरी तरह से जल रही है, और सोचने लग गए थे कि इतने दिनों से ऐसे ही बारिश हो रही है, आखिर ये रुक क्यों नहीं रही। पहले मुझे लग रहा था कि माउंटेन गॉड गुस्से में है, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। यूँ बोलता है, साउंड से तो लग रहा है जैसे कि बारिश और भी तेज़ होती जा रही हो। अगर माउंटेन क्लैप्स हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इतने में उसे एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। इसकी वजह से उसने फौरन ही अपनी आइज ओपन कर ली, और काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए वो दोनों ही केव की एंट्रेंस की तरफ देखने लग जाते हैं, जो कि वाकई माउंटेन के क्लैप्स होने की वजह से बंद हो चुका है। इसे देख कर उसने तो बिल्कुल ही होप छोड़ दी, और अचानक से ही उसे चक्कर आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीफ के ऊपर जा गिरा। दूसरी तरफ चीफ ने भी उसे सैडली पकड़ लिया था। यू सैडली बोलता है, क्या तुम मुझे एक फेवर दे सकते हो? मैं यहीं पर मर गया तो क्या तुम मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आओगे? बात नहीं, अगर तुम वो मार्केट से बाय करके लाओ, या वो कोई वाइल्ड फ्लावर हो जो कि ऐसे ही चलते हुए तुम्हें मिल जाए,
इसे सुनकर चीफ को भी कुछ अच्छा नहीं लगता। वो उसे वहीं पर वेट करने का बोलकर वहाँ से उठते हैं और एंट्रेंस के पास चले गए। ये सोचते हुए कि अगर मैं बहुत बड़ी स्नेक फॉर्म में बदल गया तो शायद मैं इसे खोल ही दूं, और साथ ही अपनी आइज बंद करके फौरन से स्नेक फॉर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन ये वो फॉर्म नहीं थी जिसमें वो चेंज होना चाहते थे। तो समझ ही नहीं आ रही थी कि बड़े से स्नेक में चेंज होने की बजाय वो बस एक नॉर्मल से स्नेक में कैसे बदल गए। ऐसा होने की वजह से वो भी काफी ज्यादा शौक में थे, क्योंकि उनके साथ ऐसा पहली बार हुआ। इतने में उनकी नजर उसी वुंड पर पड़ती है जहाँ पर उस फार्मर ने स्ट्रैप किया था, जिससे अभी भी ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन चीफ को तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वो वुंड अभी तक हील ही नहीं हुआ। इससे पहले जब भी उन्हें कोई चोट लगती तो वो खुद ब खुद ही फौरन से ठीक हो जाते। इस बार ह्यूमन फॉर्म में भी उनकी बॉडी पर बहुत बड़ा वुंड आ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्नेक फॉर्म पर था। वो एक नजर अनकॉन्शियस बड़े यू की तरफ देखते हैं, जिसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। इसे देखकर वो तो जल्दी जल्दी से अपने हाथों का यूज करते हुए ही एंट्रेंस को ओपन करने का ट्राई करने लग जाते हैं। काफी देर तक अपने हाथों से पत्थर हटाने की वजह से उनके हाथों की हालत बिल्कुल ही खराब हो गई थी। इस दौरान एक बार यू को होश आया, जिस पर वो जीव को मना करने लग जाता है कि ये बहुत ज्यादा है, आप ऐसे इन्हें नहीं ओपन कर पाओगे। फिर वो दोबारा से बिल्कुल पहले की तरह अनकॉन्शियस हो जाता है। ऐसे ही पता नहीं कितना टाइम गुजर गया। फाइनली उन्होंने एंट्रेंस ओपन कर ही ली और फौरन से यू को अपनी कमर पर कैरी करके काफी ज्यादा घबराते हुए तेजी के साथ विलेज की तरफ ले जाने लगते हैं। ये फर्स्ट टाइम था जब उन्हें ऐसी फीलिंग हो रही थी जैसे कि अभी उनका हार्ट एक्सप्लोड हो जाएगा। यहाँ तक कि जितना इससे पहले उन्होंने कभी फील किया था, ये फीलिंग उससे कहीं ज्यादा थी। इस फीलिंग की वजह से उनकी बॉडी पर लगा वही ब्लड जिसकी वजह से उन्हें जलन होती थी, वो भी अब और ज्यादा हॉट फील नहीं हो रहा था। यू अभी भी जिंदा था और वो बार बार बस यही विश कर रहे थे कि कुछ भी करके बस ये जिंदा बच जाए। उसकी वही बात याद करते हैं जहाँ पर उसने चीफ को बताया था, मैं इस माउंटेन पर सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि यहाँ पर लगे फ्लावर्स को मैं खुद अपनी सिस्टर के लिए ले जाना चाहता था। ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर हम देखते हैं बारिश के बाद बहुत तेज धूप लगी हुई थी और कोई पर्सन काफी ज्यादा घबराते हुए बार बार यू को बुला रहा था। ऐसे ही यू की आईज ओपन हुई तो वो अपने सामने काफी ज्यादा घबराई हुई अपनी मदर को देखता है। वो उसे होश में देखकर जल्दी से बोलने लगी थी कि फाइनली तुम उठे गए, और साथ ही वो जोर जोर से रोने लग जाती हैं। को तो ये देखकर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि क्या ये सब कुछ रियल है। जैसे ही मैंने अपनी आईज ओपन की तो मैंने खुद को अपने घर में पाया। उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं था, जिस पर उसकी मदर ने बताया कि वो काफी दिनों से फीवर में पड़ा हुआ था और आज फाइनली उसे होश आई है। और बाद में मुझे ये भी पता चल गया कि जब मैं बारिश के दौरान माउंटेन से गिरा था वो कोई ड्रीम नहीं बल्कि रियलिटी थी। जिस पर उसने अपनी मदर से पूछा तो मैं गिर वापस कैसे आया, आई एम श्योर ये कोई ड्रीम ही होगा। फिर मदर ने बताया कि नहीं, वो कोई ड्रीम नहीं बल्कि एक लॉन्ग हेयर वाला मैन था जो कि तुम्हें अपनी बैग पर उठाकर यहाँ वापस लेकर आया। इसे देख के पहले तो वो सभी डर गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने चीफ की बॉडी पर वोंड देखा तो उन्होंने उसे ट्रीट भी कर दिया। वो बैक डोर से बाहर निकल गया बिना अपना नाम बताए, जिस पर मैं फौरन से उसके पीछे गई, लेकिन वो तो अचानक से ही गायब हो गया था। ओह, एक और बात, उसने पैरों में भी कुछ नहीं पहन रखा था। वो ऐसे ही नंगे पैर तुम्हें अपनी कमर पर उठा यहाँ ले आया। ये बोलते हुए वो एक बॉक्स ओपन करके वहाँ से एक रुमाल निकालती है, जिसके अंदर उन्होंने काफी अच्छे से एक फ्लावर को रैप कर रखा था। ये बोलते हुए कि वो फ्लावर ये तुम्हें खुद से देना चाहता था, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। काफी ब्यूटीफुल और सिंपल सा फ्लावर है, तुम्हें ये कैसा लगा? जिसे देख कर यू तो काफी ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद हम यू की छोटी सिस्टर को देखते हैं जो कि उसे विजिट करने आई थी। वो रोते हुए बोलती है, ब्रदर मैं आपके लिए काफी ज्यादा वरीड थी, यहाँ तक कि मैं एक मिनट भी ठीक से सो नहीं पाई। जिस पर यू कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें इतना ज्यादा वरीड होने की कोई जरूरत नहीं, और क्या तब से तुम ऐसे ही रो रही थी? इस पर वो तो और भी ज्यादा रोने लगती है और रोते हुए उसे बोल रही थी कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रही और ना ही मैं रो रही हूँ।
इसे ऐसे देखकर यू तो हंसने लग गया था और बोलता है, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो बाद में इस वजह से मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा तंग करूँगा। और साथ ही उसे अपने पास बुलाता है, जिस पर वो भी जल्दी से रोते हुए उसके पास आ गई। बोलती है, मैंने सुना जब आप मेरे लिए फ्लावर्स लेने गए थे तो वहाँ पर आप किसी चीज़ से गिर गए, इसी वजह से मैं सारी रात सैड रही। देख कर यूँ हल्की सी स्माइल करके पूछता है, क्या सच में तुम सारी रात नहीं सोई? फिर तो अब तुम्हारी हालत भी खराब हो रही होगी। वो बोलती है, मैं बस थोड़ा सा सोई थी, ऐसे फ्लावर्स की कोई बात नहीं, लेकिन आप दोबारा हर्ट मत होना, क्या आप समझ गए? बस सुनकर तो यूँ काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था और फिर सर पर पड़े उसी फ्लावर की तरफ देखने लग जाता है जो कि हमारे चीफ उसके लिए लेकर आए थे। इसे ऐसे देखकर सिस्टर दोबारा से उसे बुलाने लग जाती है, इस पर यू स्माइल करते हुए उसे बोलता है, तो फिर कभी फ्लावर गार्डन जाएंगे, अभी के लिए तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें वो दिखाने ज़रूर लेकर जाऊँगा। सिस्टर के जाने के बाद वो फ्लावर पकड़कर सोचने लग गया था कि आखिर मैंने ये उसे क्यों नहीं दिया, मैं इसी के लिए ही तो इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हुआ था, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। याद करता है कि कैसे चीफ उसे अपनी बैग पर बिठाए काफ़ी तेज़ी से भाग रहे थे, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन के बीच भी उसे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा था। अगर वो माउंटेन से नीचे गिरकर खुद को हर्ट नहीं करता तो वो कभी भी चीफ से नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि उसने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने तो उसे थैंक यू भी नहीं बोला। सोचते हुए जैसे ही उसकी नज़र गार्डन पर पड़ी तो वहाँ उसे कुछ नजर आता है, जैसे कि कोई जानवर छुपकर उसे ही देख रहा हो। ही देर में वहाँ से हमारे चीफ अपनी स्नेक फॉर्म में वापस निकल आए। शायद वो वापस माउंटेन पर गए ही नहीं, वो बस यहीं पर रहकर यू के उठने का वेट कर रहे थे। इतना बड़ा स्नेक अपने गार्डन में देखकर यू तो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है कि आखिर ये हमारे घर में कैसे आ गया। ये स्नेक कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, लेकिन फिर भी मुझे इसे डर क्यों नहीं लग रहा। उसे अपनी केव की मेमोरी याद आने लग गई थी, जहाँ पर उसने इससे पहले भी चीफ को अपनी स्नेक फॉर्म में देखा है और सोचने लग गया था कि शायद मैं इससे पहले भी ये स्नेक देख चुका हूँ। फिर थोड़ा घबराते हुए बोलता है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, या तो वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी। लेकिन मन ही मन खुद को रोक भी रहा था कि आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस है। क्योंकि बात सुनकर दूसरी तरफ चीफ तो स्नेक फॉर्म में ही अपना सर हिलाकर हाँ बोल देते हैं। इसे देख कर वो और भी शॉक हो गया था और दोबारा से कंफर्म करने के लिए बोलता है, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो? अगर तुम बस एक स्नेक हो तो यहाँ मत आना। फिर चीफ भी विंडो से स्लाइड करते हुए उसके रूम में आ जाते हैं। इस पर यू की नज़र उसके फोन पर पड़ी, जिसे देखकर वो पूछने लग गया था कि क्या आपको चोट लगी है? जल्दी करो और अंदर आ जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो वो तुम्हें बाहर फेंक देगा। पर चीफ भी फौरन से अंदर आकर विंडो बंद करते हुए दोबारा अपनी ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो जाते हैं को अपने सामने, और वो भी इतना क्लोज देखकर यू तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग गया था। उसे तो अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं होता कि सच में ये स्नेक ही हैं। वो तो उनसे अपनी नजरें ही हटा नहीं पा रहा था, लेकिन जल्दी से खुद को संभालते हुए फिर सर पर करके बोलता है, प्लीज़ क्या आप मुझे अपना वॉन्ट दिखा सकते हो? ये बोलते हुए वो खुद से ही चीफ के क्लोज ओपन करके वॉन्ट चेक करने लग जाता है। आपके साथ ऐसा कैसे हुआ? ये वॉन्ट तो काफ़ी डीप है। और जल्दी से उन्हें बैठने का बोलकर मेडिसिन निकालने चला गया था कि सबसे पहले हमें आपके वॉन्ट को कवर करना होगा। यही देर में हम देखते हैं कि उसने काफ़ी अच्छे से वॉन्ट को ट्रीट करके उस पर पट्टी बांध दी। ऐसा करते हुए वो थोड़ा सैड लग रहा था, जिसे देख कर चीफ उसके फेस पर हाथ रखकर पूछते हैं, तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? इस पर यू सैडली रिप्लाई करता है, वेल मैं बस सोच रहा हूँ कि कहीं उस दिन मुझे बचाते हुए तो आपको चोट नहीं लगी। फिर चीफ मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे उस दिन चोट नहीं लगी, बल्कि ये तो उससे कहीं पुरानी है। पर यू जल्दी से बोलने लग गया था कि क्या इतना ज़्यादा इंजर्ड होने के बावजूद भी उस दिन आपने मुझे माउंटेन से बचाया। ये देख कर मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं आपको थैंक्स कैसे बोलूं। वेल कैसा रहेगा, आप यहीं पर रहो जब तक आपकी बॉडी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। यहाँ गैस का रूम हमेशा ही रेडी रहता है, मेरी फैमिली आपको दोबारा से देखकर काफ़ी खुश होगी। फिर जी बोलते हैं, असल में मैं दूसरे लोगों से मिलना नहीं चाहता हूँ,
तुम्हारे साथ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं सभी के लिए ऐसा नहीं बोल सकता। वह यूँ बोलता है, लेकिन फिर भी आप इस इंजर्ड बॉडी के साथ दोबारा माउंटेन पर जाकर अकेले नहीं रह सकते। तो कैसा रहेगा कि आप बस मेरे रूम में रहो। मुझे लगता है यहाँ पर आपकी लाइफ बिल्कुल पहले जैसे ही रहेगी, जहाँ पर आप दूसरों से छुप सकते हो। इस पर चीफ थोड़ा कंफ्यूजिंगली पूछते हैं कि क्या यहाँ पर। वह यूँ जल्दी से बोलता है, हाँ वैसे भी मुझे लगता है कि अगर मैं खुद से ही मेडिसिन लगाकर आपकी पेंडिंग चेंज करूँगा तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। प्लीज़ आप मेरे साथ एग्री कर जाओ ना। से भी अभी तक फोन से ब्लड निकलना भी बंद नहीं हुआ। फिर चीफ भी वहाँ रहने के लिए मान गए थे और अपने वोंड को देखते हुए उसे बताते हैं, अब ये ठीक है, मुझे बस एक ह्यूमन ने ही हिट किया था। जिस पर यू भी वोंड को देखते हुए बोलता है, मेरी मेडिकल स्किल इतनी अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। कल आपको दोबारा अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना होगा। ये बोलते हुए वो अनकॉन्शियसली वोंड को चेक करने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लग जाता है। फिर फौरन ही जल्दी से पीछे भी कर लिया कि ओह मुझे माफ़ कर दो, ये तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा ना। इस पर चीफ बोलते हैं, नहीं ये हर्ट नहीं कर रहा। इसे सुनकर यू आहिस्ता से बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये हर्ट ना कर रहा हो। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली ऐसे वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल दैट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।